नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भाषा की उत्पत्ति के समन्वयवादी सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी प्रथम सेमेस्टर CC 1 का अंश है। भाषा की उत्पत्ति के प्रत्यक्ष मार्ग में 8 सिद्धांतों की हम लोगों ने चर्चा की। दैवीय उत्पत्तिवाद के सिद्धांत से प्रारंभ कर विकासवादी सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाओं पर किंचित चर्चा हुई और हमारे विद्यार्थी मित्र यह समझ रहे होंगे कि दैवीय उत्पत्तिवाद एवं संकेतवाद के सिद्धांत को यदि छोड़ दिया जाए तो अन्य जो 6 सिद्धांत हैं सबका कहीं ना कहीं योगदान है भाषा की उत्पत्ति में। भाषा की उत्पत्ति किसी एक सिद्धांत से नहीं हुई। यह नहीं कहा जा सकता कि भाषा की उत्पत्ति का यही कारण है। सभी सिद्धांतों का अपना अपना महत्व है, उनका कुछ योगदान है। भाषा का कुछ अंश उस सिद्धांत से भी निर्मित हुआ प्रतीत होता है। इतना जरूर है कि विकासवादी सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति को समझने में हमारी सबसे बड़ी सहायता करता है कि आदिम अवस्था से लेकर आज तक भाषा का धीरे धीरे विकास होता गया और जैसे मनुष्य तथा सामाजिक संस्थाओं के विकास में आज डार्विन द्वारा प्रतिपादित विकासवादी सिद्धांत अपना महत्व रखता है, वैसे ही भाषा की उत्पत्ति को लेकर भी विकासवादी सिद्धांत बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। तो जो भाषा वैज्ञानिक हैं यह मानते हैं कि विकासवाद का अपना महत्व है भाषा की उत्पत्ति को समझने के लिए, लेकिन इनके साथ साथ अन्य सिद्धांतों का भी अपना योगदान है, अपना महत्व है और इसीलिए एक समन्वित विकासवाद की अवधारणा दी गई। स्वीट नाम के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने यह अवधारणा दी जिसमें विकासवाद का समन्वय अन्य सिद्धांतों से किया गया। यानी उनके अनुसार विकासवाद तो महत्वपूर्ण है ही, भाषा के आरंभ के संबंध में, भाषा के विकास के संबंध में विकासवादी सिद्धांत हमारी सहायता करता है, परंतु विकासवाद के साथ साथ जो अन्य सिद्धांत हैं, अनुकरण मूलकवाद, भावावेशाभिव्यक्तिवाद, प्रतीकवाद, इन सब का भी अपना अपना, श्रम परिहरण मूलकवाद, इन सब का भी अपना अपना योगदान है। और स्वीट महोदय ने कहा कि जो भाषा में की शब्दावली होती है, भाषा के जो शब्द होते हैं, उनको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अनुकरण एवं अनुरणात्मक, ऐसे शब्द जो अनुकरण के आधार पर बने हैं या अनुरण के आधार पर बने हैं। जैसे संस्कृत का काक शब्द है, कोकिल शब्द है, अंग्रेजी का कुकू शब्द है, यानी कोयल की आवाज कुकू की ध्वनि सुनाई दी, उसकी नकल कर, उसका अनुकरण कर, कुकू शब्द बन गया, कोयल शब्द बन गया। कौवे की काका से काक बना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अनुकरण के आधार पर बने हैं या फिर ध्वनियां हैं अनुरण के। भाई नदी के प्रवाहित होने की ध्वनि सुनाई दी, उसे कल कल छल छल
झरना झरझराते हुए बहा तो निर्झर शब्द, घोड़े की ध्वनि हिन हिन जैसी सुनाई दी तो हिन हिनाना, म्याऊं बिल्ली की म्याऊं, बहुत सारे शब्द इस प्रकार से बने। तो पहला वर्गीकरण है ऐसे शब्दों का जो अनुकरण के आधार पर बने। स्वीट महोदय ने दूसरा वर्गीकरण किया ऐसे शब्दों का जो मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए, भावावेशाभिव्यक्ति करने वाले शब्द। यानी जब मनोभाव होते हैं प्रेम के, घृणा के, द्वेष के, तो बहुत सारे शब्द अपने आप निकलते, ऐसी ध्वनियां निकलती हैं, वाह, आह, हाय, इस प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, ऐसे भी शब्द बने। और इन दोनों, स्वीट महोदय के अनुसार इन दोनों को छोड़कर अनुकरण एवं भावावेशाभिव्यक्ति, इन दोनों को छोड़कर शेष जितने शब्द हैं वो सभी प्रतीकात्मक शब्दों की कोटि में आते हैं। यानी जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य बहुत सारे काम करने लगा, बहुत सारी क्रियाओं से उसका परिचय हुआ, तो आवश्यकता अनुसार बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता चला गया। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि पानी पीना एक सामान्य सी क्रिया है, तो उस समय पानी पीने के दरमियान होठों के हिलने से जो शब्द पी का स्वर निकला, इसी से पिबती संस्कृत का शब्द बना और फिर हिंदी में पीना शब्द बना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका निर्माण फिर आवश्यकता अनुसार हुआ, भाषा समृद्ध हुई, फिर व्याकरण आया, व्याकरण के अनुसार भाषा को बांधा गया और समाज ने फिर इसको अपना लिया। तो इस प्रकार स्वीट महोदय ने विकासवाद के साथ साथ अन्य सिद्धांतों को भी स्वीकार किया, कहा कि कम से कम भाषा के आरंभ में वो सारे सिद्धांत भी सहायक सिद्ध हुए होंगे। परंतु स्वयं स्वीट महोदय ने जो प्रतीकात्मक शब्दों की अवधारणा प्रणाली बताई, वो बहुत स्पष्ट नहीं हुई कि शेष सभी शब्द इस आधार पर कैसे प्रयुक्त हो गए, और फिर सबकी निर्मिति के लिए जो कल्पना है उसका आधार भी समझना मुश्किल है। लेकिन ये इतना तो है ही कि भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न बहुत व्यापक प्रश्न है, बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे कारक हैं जिनके समन्वित योग से भाषा का निर्माण हुआ, भाषा का विकास हुआ। और इस प्रकार भाषा की उत्पत्ति के संबंध में इन 8 सिद्धांतों के आधार पर की चर्चा हुई, और इन 8 सिद्धांतों में 2 सिद्धांत को छोड़कर, दैवीय उत्पत्तिवाद और संकेतवाद को छोड़कर, बाकी के समन्वय से अब भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि भाषा की उत्पत्ति को समझा जा सकता है। पर इन प्रत्यक्ष मार्गों के अलावा कुछ परोक्ष मार्गों की भी चर्चा होती है भाषा की उत्पत्ति को समझने के लिए। खासकर एक भाषा वैज्ञानिक है जैस्पर्सन, उन्होंने परोक्ष मार्ग पर ज्यादा बल दिया है। उन्होंने कहा कि भाई यदि भाषा की उत्पत्ति को समझना होगा तो भाषा के मूल को देखना आवश्यक है कि आखिर कहां से भाषा प्रारंभ हुई, और भाषा के मूल तक पहुंचने के लिए 3 प्रमुख कारक उन्होंने बताए कि इसके द्वारा हम लोग भाषा के मूल तत्व की पहचान कर सकते हैं। पहला उन्होंने कहा कि बच्चों की भाषा से मूल भाषा की प्रकृति की खोज की जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि प्राचीन आदिवासियों की भाषा का अनुसंधान किया जाए। और तीसरा उन्होंने कहा कि विभिन्न भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाए। जहां तक बच्चों की भाषा का प्रश्न है,
तो नवजात बच्चे के पास तो भाषा की शक्ति होती नहीं है, कुछ प्राकृतिक क्षमता होती है उसके पास ध्वनियां निकालने की, उसके द्वारा वह अपने भावों को व्यक्त करता है। तो भाषा के जिस रूप को बच्चा अपनाता है, जब शुरू शुरू में उसके पास कोई अर्जित भाषा नहीं होती है, तो जो कुछ ध्वनियां वह निकालता है उसमें हम भाषा के आदिम स्वरूप की झलक पा सकते हैं कि भाषा का मौलिक मूल स्वरूप बहुत कुछ ऐसा ही रहा होगा। लेकिन इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो एक सीमा भी नजर आती है कि बच्चे के साथ उसके माता पिता होते हैं, उसके परिवार के लोग होते हैं, वह जो बोलते हैं वो बराबर उसके सामने बोलते रहते हैं, तो वह जो बोलते हैं वही वह सुनता है, उसी का वह अनुकरण करता है। तो इसीलिए हर बच्चे की भाषा में थोड़ा उसके परिवार का प्रभाव, उसके समाज का प्रभाव होता है। इसलिए बच्चे की भाषा के माध्यम से जब हम भाषा के मूल स्वरूप को पहचानने की कोशिश करते हैं तो कुछ भ्रामक तथ्य भी हमारे पास आ सकते हैं, पूरी तरह वह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। भाषा के मूल स्वरूप को पहचानने के लिए चस्पर्सन ने दूसरी रीति बताई, आदिवासियों की भाषा का अध्ययन। बहुत सारे विद्वान आदिवासी समुदाय की भाषा का अध्ययन कर यह समझना चाहते हैं कि आखिर भाषा का मूल स्वरूप क्या हुआ, क्या रहा होगा। चाहे वो अफ्रीका के आदिवासी हों, अमेरिका के आदिवासी समुदाय हों, माना जाता है कि आदिवासी समुदाय की जीवन शैली में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उनकी भाषा से उन भाषा के मूल स्वरूप को पहचानने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जब अध्ययन हुए तो यह पाया गया कि आदिवासी समुदाय की भाषा पर भी बहुत कुछ प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव पड़ा है और उसमें भी परिवर्तन हो चुका है। आदिवासी समुदाय, आधुनिक शब्द का प्रयोग करना तो थोड़ा अजीब है, लेकिन फिर भी आदिवासी समुदाय वही भाषा नहीं बोलता जो वो पहले बोलता रहा होगा, उसमें भी परिवर्तन हुआ है। तो इससे भी भाषा के मूल स्वरूप की खोज में थोड़ी दिक्कत आती है। और फिर तीसरी रीति बताई उन्होंने भाषा संबंधी ऐतिहासिक खोज की। ये अपेक्षाकृत सफल प्रयास है भाषा के आदि स्वरूप के अध्ययन का। इस विधि से जब हम अध्ययन करते हैं भाषा के वर्तमान साहित्य के रूप को लेकर उसके पिछले ऐतिहासिक स्वरूपों का जब हम अध्ययन करते हैं तो धीरे धीरे एक प्राचीनतम स्वरूप की खोज होती है। तो इसी प्रकार एक भाषा के प्राचीनतम स्वरूप को देखा जाता है, फिर दूसरी भाषा के ऐतिहासिक स्वरूपों का भी अध्ययन होता है, और फिर दो भाषा या दो से ज्यादा भाषाओं के ऐतिहासिक स्वरूपों की तुलना की जाती है और इसके आधार पर किसी भाषा के मूल स्वरूप को समझने की कोशिश होती है। इसमें भी एक समस्या यह है कि जब हम भाषा कहते हैं तो हम तो भाषा का जो मानक स्वरूप, साहित्यिक स्वरूप हमारे सामने, परिनिष्ठित स्वरूप जो हमारे सामने होता है उसी को आधार मान के चला जाता है। लेकिन भाषा का एक स्वरूप तो वह भी है जो परिनिष्ठित नहीं हुआ, जो लोक के द्वारा प्रयुक्त है, तो इसलिए वह हिस्सा भी छूट जाता है और केवल साहित्यिक भाषा से भाषा विज्ञान का अध्ययन नहीं हो पाता। लेकिन भाषा के मूल स्वरूप के आसपास जरूर पहुंचा जा सकता है और इसके द्वारा भाषा के मूल स्वरूप की पहचान करने की कोशिश होती है कि कहां से भाषा का विकास प्रारंभ हुआ होगा। इस प्रकार परोक्ष मार्ग के द्वारा भी भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न के समाधान की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने भाषा की उत्पत्ति के प्रत्यक्ष मार्ग एवं परोक्ष मार्ग इन दोनों की चर्चा की। प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत 8 सिद्धांतों की चर्चा की और फिर स्वीट महोदय के समन्वित विकासवाद की चर्चा हुई, और फिर परोक्ष मार्ग में जो 3 रीतियां जस्पर्सन महोदय ने बताई उनकी चर्चा हुई कि बच्चों की भाषा, आदिवासी समुदाय की भाषा और फिर भाषा के ऐतिहासिक स्वरूप का
अध्ययन। इन सब के द्वारा भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न को समझने की कोशिश की जाती है, लेकिन बार-बार यह कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न एक व्यापक प्रश्न है। इसमें बहुत सारे सिद्धांतों का योग है, उन्हें समझने की कोशिश की जाती रही है, की जाती है और भाषा का विकास धीरे-धीरे होता रहा है। इस प्रकार भाषा की उत्पत्ति के प्रकरण को हम अपने विद्यार्थी मित्रों के समक्ष चर्चा करने की कोशिश की गई। आशा है हमारे विद्यार्थी मित्र इस अवधारणा को समझ पाए होंगे। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार।